सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। 87 13 13% फार्मूला कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, इसलिए रिजल्ट असंवैधानिक है। तो रिजल्ट चाहे 2019 का हो, चाहे 2021 का हो, या आने वाला रिजल्ट 2020 का हो, इनको लेकर कितने विवाद क्रिएट किए जा रहे हैं कि अब बच्चे इतना पसोपेश में हैं कि हमारा क्या होना है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज आपको A to Z समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये सिर्फ वीडियो आपके व्यूज़ के लिए नहीं है, ये एक मोटिव को लेकर के चल रहे हैं कि रिजल्ट साफ सुथरा आए और आगे रिजल्ट ना फंसे कोर्ट में और बच्चों की मेहनत बेकार ना हो। तो इसको पूरा देखिए, पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं कभी नहीं बोलता हूँ शेयर करने के लिए, लेकिन ये बातें आप लोगों को बताइए कि कौन लोग हैं जो इसको विवादित कर रहे हैं, क्या मोटिव है उनका इसको विवादित करने का। क्या सच में कोई विवाद है? अगर सच में विवाद है तो कहाँ कहाँ विवाद हैं? जो विवाद कर रहे हैं किन की मांगे जायज़ हैं, किन की मांगे नाजायज हैं, सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए 23 से 24 हज़ार लोग, 23 से 24 हज़ार बच्चे अटके हुए हैं रिजल्ट में। 23 से 24 हज़ार बच्चों का ये जो भविष्य है दांव पर लगा हुआ है, लेकिन इसकी किसी को चिंता नहीं है। चंद लोग अपने फायदे के लिए इसको विवादित कर रहे हैं। क्या है उनका मोटिव, पूरा का पूरा समझते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप 2021 का रिजल्ट ले लीजिए। बेटा थोड़ा पास आकर के फोकस कर देना, ताकि ये देखिए सारी की सारी बातें आ जाएंगी इसमें, सभी कैटेगरीज आ जाएंगी। कोई ये नहीं कहेगा हमारी कैटेगरी के लिए नहीं कहा। 2021 का रिजल्ट लीजिए। यूआर के 1926 बच्चे, लगभग 2000। ओबीसी के 1546 बच्चे, ईडब्ल्यूएस के 755 बच्चे, एससी के 853 बच्चे, एसटी के 1429 बच्चे, एक्स सर्विसमैन 317, दिव्यांगजन बेचारे 217। ये सारे के सारे 2021 के वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और इनको विवाद क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं, अब इनका सिलेक्शन किसी ना किसी तरीके से रिजल्ट जो है वो फिर से रिवाइज हो, यही कहानी चलती रहे। क्योंकि रिजल्ट कितनी भी बार रिवाइज हो जाए, किसी ना किसी को इससे समस्या रहेगी। फिर वो बोलेगा कि नहीं, ये असंवैधानिक है और इसको फिर से रिवाइज करिए। अरे जहां पर समस्या है उसके समाधान की हमको कोशिश करना है बेटा, ना कि हमको बार बार रिवाइज रिजल्ट आता रहे और किसी लिस्ट में तो हमारा नाम आ जाएगा, ये देखना है। तो ये बच्चे पूरे फंसे हुए हैं, 6900 बच्चे। इसमें क्या एससी के बच्चे नहीं हैं? 853 बच्चे। इनके भविष्य के लिए खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। कौन कर रहा है इनके भविष्य के साथ खिलवाड़, और क्यों किया जा रहा है? क्या एसटी के 1429 बच्चे नहीं हैं? क्या दिव्यांगजन नहीं हैं? लेकिन अपने स्वार्थ के आगे किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। 2020 ले लें, 290 पोस्ट हैं, लगभग 6000 बच्चे वेट कर रहे हैं जो सिलेक्ट होंगे। 6000 बच्चे वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, लेकिन इतना ज़्यादा मिस जो गाइड कर दिया गया है कि आयोग भी दबाव में आ गया, रिजल्ट ही नहीं दे रहा। 2019 ले लीजिए। यूआर के 3613 बच्चे, ओबीसी के 3228 बच्चे, ईडब्ल्यूएस के 970 बच्चे, एससी के 1311, एसटी के 1645, एक्स सर्विसमैन 303, दिव्यांगजन 388। ये सब इनका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नहीं, रिजल्ट जो है असंवैधानिक है। परिभाषाएं ऐसी दी जा रही हैं असंवैधानिक होने की, जरा सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। असंवैधानिक क्यों है मैं लिख के बताता हूं। पहला, जरा इनके बहुत महान जो तर्क दिए गए हैं, उन महान तर्कों को हम देखते हैं। पहला, 87 13 13 फॉर्मूला कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, बहुत महान तर्क, ठीक है। 87 13 13% फॉर्मूला कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वाह वाह, पूरा ज्ञान आपके अंदर ही भरा हुआ है, और बाकी लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है ना। 87 13 13%। आप जरा बताइए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कॉन्स्टिट्यूशन के अधिनियम के तहत नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक प्रावधान बस है कि राज्यों के अपने लोक सेवा आयोग होंगे, अनुच्छेद 315, आर्टिकल 315, लेकिन उसके हिसाब से गठन नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है राज्य पुनर्गठन विधेयक या अधिनियम बोल लो, ठीक है ना, 1956 की धारा 118(3) के तहत हुआ है। तो एमपीपीएससी का वर्णन भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो क्या पूरी की पूरी एमपीपीएससी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो जो चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है
फिर क्यों उसके एग्जाम के पीछे भाग रहे हो? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में एमपीपीएससी का नाम नहीं दिया हुआ है। चलो आप एक तर्क दे दोगे कि अनुच्छेद 315 में लिखा है सर, अनुच्छेद 315 में लिखा है कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ओके, चलो मैं सहमत हूं आपकी बात से, ठीक है ना, मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो अब आप ये बताइए कि एमपीपीएससी जो है वो आपकी राज्य सेवा परीक्षा की बस बात कर रहा हूं, और राज्य जो आपकी सेवा परीक्षा होती है उसकी बात बस कर लेते हैं। राज्य सेवा परीक्षा में 3 चरणों में आयोजित करता है। पहला होता है प्री, दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। ये कहां लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो राज्य सेवा परीक्षा है वो प्री, मेंस और इंटरव्यू में आयोजित की जाएगी? ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, तो ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है। ओके, है ना। और आगे आते हैं, तीसरा पॉइंट, प्री में 15 गुना बच्चे लिए जाते हैं, ठीक है, उसको 2020 से 20 गुना कर दिया गया। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 15 गुना और 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे? बताइए। यह भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आगे आते हैं, प्री में 10 यूनिट होती हैं, ओके, 10 यूनिट होती हैं। मेंस में 6 पेपर होते हैं। ओके, कहां लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्री में 10 यूनिट होंगी और मेंस में 6 पेपर होंगे? यह भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो कुछ है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल बस सिर्फ एक चीज है कि 2-4 बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और उनके वो क्या कहना चाहिए, मेंटोर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो बच्चों को भड़का रहे हैं, सबका हक मार रहे हैं। यूआर का हक मार रहे हैं, ओबीसी का हक मार रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का हक मार रहे हैं, एससी का हक मार रहे हैं, एसटी का हक मार रहे हैं, एक्स सर्विसमैन का और दिव्यांग जनों तक का हक मार रहे हैं अपनी सिलेक्शन के लिए। अगर आपकी मांग जायज है तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन अगर आपकी मांग नाजायज है तो मैं आपके साथ नहीं हूं। ये सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। बताइए, आप मुझे आज इस बात का जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में करिए, पूरी की पूरी एमपीपीएससी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम क्या कर रहे हैं बेटा? हमको लाना है रिजल्ट, एक साफ सुथरा अच्छा रिजल्ट आना है। हो सकता है मेरी कुछ बात बुरी लग रही हो आपको, लेकिन हमको एक साफ सुथरा अच्छा रिजल्ट लाना है जिसमें ना यूआर के साथ अन्याय हो, ना महिला कैटेगरी के साथ अन्याय हो, ना एससी के साथ अन्याय हो, ना एसटी के साथ, ना ओबीसी के साथ, ना दिव्यांगजनों के साथ, ना एक्स सर्विसमैन के साथ। तो हमको समस्या का समाधान ढूंढना है। हम समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहे, हम समस्या को बहुत विकराल बना रहे हैं, यह कहकर के कि पूरा रिजल्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक ही रिजल्ट के दो रिजल्ट दे दिए गए हैं। 2 रिजल्ट कैसे दे दिए गए हैं भाई? जब लिस्ट मर्ज होंगी तो वो एक ही रिजल्ट हो जाएगा। काफी डिटेल में आपको समझा चुका हूं। अब आप जानते हैं कि ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी, इवन एमपीपीएससी का नाम कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो ये असंवैधानिक है? नहीं है ना। प्री मेंस इंटरव्यू 3 चरणों में परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, असंवैधानिक है? नहीं है ना। ठीक है, नहीं है। प्री में 15 गुना 20 गुना बच्चे लिए जाते हैं, यह संवैधानिक है? नहीं है ना। प्री में 10 यूनिट होती हैं, मेंस में 6 यूनिट होती हैं, 6 पेपर्स होते हैं, यह संवैधानिक है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है आप ये बताइए मुझे, क्यों नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद 320 आर्टिकल 320 और आप क्या कहता है कि इसमें आपके राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। एमपीपीएससी के कार्य भी इसके तहत आते हैं, आर्टिकल 320 के तहत। और आपको एक चीज बता दी जाए कि एमपीपीएससी से क्या होता है, विभिन्न मामलों में सलाह लिए जाने का प्रावधान है। फोकस कर देना बेटा जरा, एमपीपीएससी से विभिन्न मामलों में सलाह लिए जाने का प्रावधान है। कौन कौन से मामले आते हैं बताइए, बताइए कौन कौन से मामलों में सलाह ली जा सकती है कुछ याद? तो एमपीपीएससी भर्ती के नियमों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, भर्ती के नियमों, ठीक है, पदोन्नति समितियों का आयोजन आदि मामलों में मध्य प्रदेश एमपीपीएससी
ठीक है ना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लेगी सरकार और इसके अनुसार क्या बनाएगी, अपने नियम बनाएगी। तो भर्ती के नियमों को बनाने की शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भर्ती के नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई है? भर्ती के नियम बनाने की शक्ति दी गई है एमपीपीएससी को। किसको दी गई है? एमपीपीएससी को। आपको और मेरे को नहीं दी गई कि हम घर में बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल का खेल खेलते रहें, है ना। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हर चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मैं क्या करूंगा, शांति से बैठ जाऊंगा, और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं बच्चों को कहूंगा आंदोलन करो, आंदोलन करो, आंदोलन करो। अगर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा 2019 का तो मैं आंदोलन करवाऊंगा, और अगर 2020 का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैं ठंडे बस्ते में बैठा रहूंगा, बैठ के हंसूंगा। तो ये सब नहीं चलता बेटा। यहां पर भर्ती के नियमों के संबंध में परामर्श देने की शक्ति किसको है? ना आपको है, ना मुझे है, और ना बड़े बड़े जो विद्वान इस समय अपने कथा बाँच रहे हैं उनको है। एमपी भर्ती के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसको है? एमपीपीएससी को है। ओके, एमपीपीएससी। आपके पास और हमारे पास क्या शक्ति है? आपके पास और हमारे पास यह शक्ति है कि जो भी नियम बने हैं उन नियमों के तहत यथाउचित और सही नियुक्तियां हों, सही तरीके से भरी जाएं, ये चेक करने की शक्ति हमारे पास है। तो जैसे एमपीपीएससी ने नियम बनाए कि प्री मेंस इंटरव्यू 3 चरण होंगे, जैसे एमपीपीएससी ने नियम बनाए कि 15 गुना 20 गुना लिए जाएंगे, जैसे एमपीपीएससी ने नियम बनाए कि 10 यूनिट होंगी, 6 यूनिट होंगी, 24,000 बच्चों का करियर दांव पे लगा है। तो एमपीपीएससी ने एक फॉर्मूला निकाला, उस परिस्थिति में निकाला कि जहां कोई भी फॉर्मूला निकालो उसमें कुछ ना कुछ गलती रह ही जाएगी। एक फॉर्मूला निकाला, जैसे ये सब फॉर्मूले हैं उन एमपीपीएससी के, कि 87 13% पर क्या होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? सिर्फ इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, एमपीपीएससी का नाम भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। आपको, मुझको या किसी अन्य को शक्ति नहीं है भर्ती संबंधी नियम बनाने की, ये शक्ति किसको है? एमपीपीएससी को है। और एमपीपीएससी ने बहुत बढ़िया फॉर्मूला निकाला है, बहुत बढ़िया, मैं बोल रहा हूं। हाँ, उसको फॉलो सही तरीके से किया जाना चाहिए। एमपीपीएससी ने ओबीसी और जनरल वालों का विवाद चल रहा था, एमपीपीएससी ने किसी को निराश नहीं किया, दोनों को रख लिया कि भाई जो भी कोर्ट का फाइनल जजमेंट आएगा उस हिसाब से हम नियुक्ति दे देंगे, बाकी लोगों को हटा देंगे। तो क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है आपको? बच्चे बैठे रहें 10 साल, बुढ़े हो जाएं। चलिए, 87 13% फॉर्मूला कॉन्स्टिट्यूशनल है, ध्यान दीजिएगा। अगर एमपीपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्री मेंस इंटरव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल है, 15-20 गुने बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सब नियम बनाने की शक्ति एमपीपीएससी को संविधान देता है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इसको सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, सवाल इस पर उठने चाहिए बेटा, ना कि सिर्फ 87 13 पर आप उठा देते हो। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो वो जायज़ है, वो जायज़ नहीं है। अगर उसका समाधान होगा ना भाई साहब, न्यायालय है, न्यायालय पर थोड़ा विश्वास रखिए। और मैं इतना सब कुछ बताने के बावजूद ये नहीं कहता हूं कि न्यायालय क्या करेगा, जो जजमेंट है वो ऑनरेबल जजेस को देना है। हो सकता है वो 87 13 को क्या कर दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दें, हो सकता है, जजमेंट उनके हाथ में है। लेकिन जो एनालिसिस कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। वो एनालिसिस ये है कि 87 13% फॉर्मूला अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कब से बता रहा हूं। इसको फॉलो सही तरीके से होना चाहिए। अब फॉलो क्या हुआ है, कहां पर सही है और कहां पर गड़बड़ हो रही है, देखिए। आज मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक पेज फंस रहा था 148 और 146 का। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो है उनका कट ऑफ जो है 148 जा रहा है, और जनरल वालों का जा रहा है 146। ये इश्यू है, मैं मानता हूं कि ये इश्यू है, मैंने बार बार माना कि ये इश्यू है, लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ कि भाई प्रोविजनल लिस्ट में सभी शामिल हैं, और इसके मैंने आपको ढेरों प्रूफ दिए, बहुत सारे लोगों ने आपको भड़काया,
जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है कि नहीं प्रोविजनल। बेटा एक चीज SC ST वाले जैसे मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं वैसे ही रखिएगा। आपको भड़काने वालों में ज्यादातर वो लोग हैं जो आपकी कैटेगरी के हैं ही नहीं, अदर कैटेगरी के हैं, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो किसी ना किसी बहाने भड़का रहे हैं कि ये रिजल्ट रुक जाए। जरा देखिए कौन डिमांड कर रहा है। आपकी डिमांड पर भी आते हैं बेटा, ठीक है ना, और कहाँ आपकी डिमांड जायज है वो भी मैं बताऊंगा। तो पहली बात, प्रोविजनल लिस्ट में सब शामिल हैं, मैं इसके ढेरों प्रूफ दे चुका हूं, ठीक है ना। OBC वाले बच्चों का प्रूफ दिया है मैंने, EWS वाले बच्चों का प्रूफ दिया है, प्रोविजनल लिस्ट 146 गई है। तो जब ये शामिल किए जाएंगे तो OBC, सॉरी यहां पर आना चाहिए हमको, इनका कट ऑफ भी 146 हो जाएगा, ठीक है ना, इनका कट ऑफ भी 146 हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। लेकिन क्या पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मैं नहीं कहता हूं, बची हुई है। क्या बची हुई है कि भाई जनरल, ठीक, OBC और EWS, इस दशा में तीनों का कट ऑफ 146 146 146 हो रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। तो मैं खुद कहता हूं हाँ ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब इस दशा में आयोग क्या करता है, आगे हमको ये भविष्य में देखना पड़ेगा कि आयोग इसका क्या समाधान निकालता है। और आयोग अगर समाधान नहीं निकालेगा तो न्यायालय के दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं, न्यायालय में जाएंगे, आपको फौरी राहत मिल जाएगी। रिजल्ट थोड़ा ना रोकना है, रिजल्ट तो आने देना है, न्यायालय से राहत मिलेगी। और ये ऐसी राहत है जिसके लिए आपको सालों साल नहीं लड़ना, न्यायालय देखेगा हाँ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वहां पर आपको राहत दे देगा। अब आते हैं SC वाले बच्चों को। SC वाले बच्चों की समस्या क्या है? SC वालों का गया है कट ऑफ 142, तो 142 गया है तो जाहिर बात है वो मेन लिस्ट में है। मेन लिस्ट में जब आप आ गए तो आप प्रोविजनल लिस्ट में तो दिखोगे नहीं, ठीक है ना। तो प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम कैसे आएगा बेटा? और कौन सा SC वाला बच्चा ही चाहेगा कि मेरा मेन लिस्ट से नाम निकाल करके मेरे को प्रोविजनल में डाल दो? यहाँ लोग तरस रहे हैं कि किसी तरीके से हम मेन लिस्ट में चले जाते, लेकिन वो बेचारे प्रोविजनल में हैं। 1 मिनट बस दीजिएगा मुझे प्लीज, ठीक है ना, वो बेचारे प्रोविजनल में हैं। ओके, तो आप मेन लिस्ट से क्या प्रोविजनल में जाना चाहते हो? नहीं ना, तो आप नहीं जाना चाहते। कौन नहीं जाना चाहते? इधर आना बेटा। ये 853 लोग किसी भी कीमत में प्रोविजनल में नहीं जाना चाहते SC के। ये 1429 बच्चे किसी भी कीमत में प्रोविजनल में नहीं जाना चाहते। ये SC के 1311 बच्चे नहीं जाना चाहते। ये ST के 1645 बच्चे नहीं जाना चाहते प्रोविजनल में, ये तो मेन लिस्ट में है। और यहाँ जो SC ST के सेलेक्ट होंगे ये भी नहीं जाना चाहते। तो फिर कौन ये फैला रहा है कि नहीं SC और ST वाले बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, और क्यों फैला रहा है? ये तो किसी कीमत में मेन लिस्ट से हट के प्रोविजनल में नहीं जाना चाहेंगे, इनका तो कंफर्म सिलेक्शन है। तो कौन ये फैला रहा है? ये वो बच्चे फैला रहे हैं, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनकी मांग जो है वो जायज़ है। मैं बोल रहा हूँ बेटा आपकी मांग जायज़ है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा फिर कमेंट करिएगा। जहाँ जायज़ चीज़ें मैं बोल रहा हूँ जायज़ है, उनकी थोड़ी सी मांग जायज़ है। क्या? उनका कहना यह है कि सर ये क्लियर नहीं हो रहा है 142 में वो भी जो SC वाले बच्चे हैं वो प्रोविजनल में रखे गए हैं कि नहीं रखे गए। अगर कुछ बच्चे, मान लीजिए 20 बच्चे भी यहाँ पर जिनके मार्क्स ज़्यादा आए हैं वो प्रोविजनल में चले जाते तो 20 सीटें खाली हो जाती, और 20 सीट में कुछ और SC वाले बच्चे भी आ जाते। इसलिए थोड़ी कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, उनका ये कहना है। मैं आपकी बात समझता हूँ कि ठीक है, बाद में मेरिट लिस्ट में जो ST और ST वालों का आंकड़ा पूरा भी कर दिया जाता है, लेकिन अभी तो फिलहाल तो उनके साथ कुछ ना कुछ अन्याय हो रहा है। तो बेटा 2 चीज़ें कहूँगा इसमें मैं। एक तो ये कि हमको ये कंफर्म नहीं मालूम कि 146 वाली प्रोविजनल लिस्ट में बाद में आयोग क्या करने वाला है। क्या उसको आयोग ने पहले से ही ये सोच करके उतने बच्चे ले लिए हैं कि हम SC ST वालों को प्रोविजनल लिस्ट में रखेंगे, तो जो बाकी बचेंगे उनको आयोग ने हो सकता है पहले ही ले लिया हो। एक ये हो सकता है कि आयोग की लिस्ट जो है वो हर तरीके से परफेक्ट हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आयोग की लिस्ट परफेक्ट नहीं है तो क्या है? तो फिर यहाँ पर ये है कि SC वाले बच्चों के लिए मैं एक आयोग को अनुरोध करूँगा, लेकिन आयोग मानेगा नहीं, क्योंकि आयोग ने 2020 में ही क्या किया है, 20 गुने बच्चे कर दिए हैं। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आयोग उतने बच्चों को कैलकुलेट करके जो 146 में आ रहे हैं और उतनी जो स्थान रिक्त हो रहे हैं उतने SC और ST वाले बच्चे और शामिल करे। मैं आपकी तरफ से ये बात रख रहा हूँ, उतने SC और ST वाले बच्चे और शामिल आयोग कर ले। यदि उन्होंने पहले से जो संख्या है पर्याप्त मात्रा में नहीं भरी है तो उतने बच्चे और शामिल करे आयोग। मैं आपकी तरफ से ये निवेदन
कर रहा हूँ आयोग से, ठीक है ना। लेकिन रिजल्ट मत रोकिए, अगर इसके बावजूद आपको दिक्कत है तो एक आरटीआई लगा लीजिए, और अगर ऐसा हुआ है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट पर आप भरोसा रखिए, वहाँ जाएंगे आपको रिलीफ मिलेगा और अतिशीघ्र मिलेगा, वो सालों साल मामला नहीं चलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब एक और कैटेगरी की बात करते हैं, फीमेल कैटेगरी। फीमेल कैटेगरी के लिए जब रिजल्ट आया सब चौंके, साथ में मैं भी चौंका और मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, लेकिन मैंने वही हिंट कर दिया था कि अगर कोई स्पष्टीकरण आएगा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को लेकर के आएगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को लेकर के आएगा। तो देखिए हॉरिजॉन्टल पर ही मामला फंसा, अब यहाँ से आगे हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सारी की सारी कैटेगरीज में फीमेल कैटेगरी गायब है। ये अपने आप में स्ट्रेंज है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है ये अपने आप में। ओके, मैंने फीमेल कैटेगरी को ये तक बताया था कि आपको आरटीआई कैसे लगानी है, उसका पूरा एक वीडियो बनाया था, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं उस कैटेगरी की बात नहीं करता हूँ। और मैंने एक बार कहा था कि समस्या ये उत्पन्न हो गई है, और वो बात देखिए आज मैंने आपको पूरी समझा दी कि एससी का बुरा यूआर वाला नहीं कर रहा है, यूआर का बुरा एससी वाला नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी कैटेगरी का बुरा कर रहे हैं। कैसे? ये 853 एससी के बच्चे सेलेक्ट हैं, ये बेचारे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ एससी के बच्चों को लग रहा है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो शायद हम भी सेलेक्ट हो जाएं, तो वो रिजल्ट रोकने के लिए पड़े हैं। बेटा रिजल्ट रोको मत, रिजल्ट में जो कमी है उसके खिलाफ आवाज उठाओ और रिजल्ट लाने की प्रक्रिया शुरू करो। ये रिजल्ट नहीं आएंगे तो आगे की भर्तियां भी नहीं आएंगी, आगे की भर्तियां भी बाधित रहेंगी। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पूरा समझाया है कि भर्ती के नियम बनाने की शक्ति एमपीपीएससी के पास है। एमपीपीएससी के कार्यों का वर्णन आर्टिकल 320 में किया गया है। एमपीपीएससी ने जैसे इतने सारे नियम बनाए हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वैसे ही 87-13-13 भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ, इसको फॉलो अगर सही तरीके से नहीं किया जाता तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। जो बच्चे जायज हैं उनकी मांगे मैंने रख दी, जहां एससी वाले बच्चों की बात जायज थी वो मैंने रख दी, जहां ओबीसी वालों की चिंता थी वो भी मैंने रख दी। ये तो हो गई उनकी जायज वालों की मांग, जहां मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन ऐसे बच्चे जो कहीं अगर ये मांगे मान भी ली गई है ना, एससी की और ओबीसी की मान भी ली गई, तो 10 से 15 बच्चे हर कैटेगरी में क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। लेकिन बाकी बच्चे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, जिनका पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, वो तो सबसे सुखी हैं, वो 2022 की एमपीपीएससी प्री की प्रिपरेशन में लग गए। लेकिन जो बच्चे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है और सिर्फ जलन के कारण दूसरे बच्चों को, 24,000 बच्चों का करियर बर्बाद कर रहे हैं, उनको मैं यही सजेशन दूंगा, आप यहाँ अटके पड़े हो, आज आपने पिछले एग्जाम में अपना भविष्य खराब किया और यहीं अटके रहोगे, दूसरे की टांग खींचते रहोगे, 2022 भी निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा और वो एग्जाम भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो अब आगे से कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल सोच के कहना, क्योंकि पूरी की पूरी एमपीपीएससी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये जजमेंट देने का अधिकार ऑनरेबल जज को है, वही बताएंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। पूरा वीडियो बेटा मैंने बनाया है, सबके हितों की बात की है। ओबीसी का जहाँ कन्फ्यूजन था वो, फीमेल कैटेगरी का जहाँ था वो, जो जायज मांग एससी वाले बच्चों की है वो भी रखी। और मेरा मोटिव यही है कि रिजल्ट आए, साफ सुथरा रिजल्ट आए, हर कैटेगरी के साथ न्याय हो और आगे रिजल्ट जो है वो विवादों में ना उलझे। और ऐसे लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो आपको भड़का रहे हैं, और ऐसे बच्चे जो अपने स्वार्थ की वजह से हजारों हजार बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पे तुले हैं, उनकी पहचान हो सके। ओके फ्रेंड्स, हो सके तो ये वीडियो को आज प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।